An update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टेट का स्पीड टेस्ट नंबर 35 जीएस करेंगे, जिसमें आज हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। देखिए, स्टेट स्पीड टेस्ट 35 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका नाम है उत्तर प्रदेश के किस शहर को धान का कटोरा कहा जाता है। आपके लिए इसके लिए आपके पास में चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप चार ऑप्शन देखकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताएंगे। चार ऑप्शन है चंदौली, कन्नौज, महाराजगंज, बलिया। ये सभी उत्तर प्रदेश के जिले हैं। चंदौली बनारस के पास, कन्नौज कानपुर क्षेत्र से आगे, महाराजगंज पूर्वांचल का जिला और बलिया भी पूर्वांचल का जिला है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को धान का कटोरा कहते हैं। तो आइए देखें क्या कहा गया है। धान का कटोरा, जैसे अगर हम राज्य की बात करें, अगर हम पूरे भारत देश में अगर हम बात करें, भारत देश के स्तर पे कि भारत देश में धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तब तो आप छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। सर्वाधिक धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो आपका आंसर जो है वो चंदौली होगा। आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चंदौली होगा। जैसे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, थोड़ी बातें ध्यान से देखिएगा, समझिए। पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग कुछ, या जो मैप है वो कुछ इस तरह से है, जो आप देखते हैं या जो आप देख पाते हैं। इस तरह से ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है बनारस, और बनारस के बगल में पड़ता है चंदौली का क्षेत्र। क्या पड़ता है, चंदौली का क्षेत्र। और चंदौली में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है, इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसे जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए गंगा के किनारे एक और जिला बसा है उत्तर प्रदेश का, फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किसका उत्पादन है, आलू का। किसका उत्पादन है, आलू का। तो सर्वाधिक उत्पादन फर्रुखाबाद में किसका है, आलू का है। तो इस तरह से, जैसे और अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर बात करें हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की, सुल्तानपुर में मूंज, मूंज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वस्तुएं जो हैं उत्पादित की जाती हैं, जिसके आधार पर उनकी गणना या उनकी गिनती हम कर पाते हैं, और उनकी गणना, उनकी गिनती के आधार पे इनकी बातों को हम समझ पाते हैं। तो जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है, चंदौली है। जो भी विद्यार्थी चंदौली के साथ गए होंगे, चंदौली उन्होंने सही आंसर किया होगा, उन सभी का बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है। प्रतापगढ़ इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक रिवर। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। अब फिर ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ अगर कहें तो प्रतापगढ़ अवधि क्षेत्र का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है, एक अवधि क्षेत्र का हिस्सा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पूर्वांचल के से अपनी सीमा बनाता है, पूर्वांचल क्षेत्र से अपनी सीमा बनाता है। प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ जो है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, इनके समीप है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं गंगा, तो गंगा नदी तो नहीं है भाई, क्योंकि गंगा नदी के अगर किनारे हम बात करें या गंगा के तट पर स्थित हम बात करें, तो गंगा के किनारे जो है बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर इलाहाबाद, बनारस, दीनदयाल उपाध्याय, देन छपरा, देन पटना। तो ये उत्तर प्रदेश में गंगा का क्षेत्र है, जहाँ पे गंगा नदी के किनारे जो शहर विद्यमान है या स्थित। घाघरा की बात करें तो घाघरा जो है ये नेपाल क्षेत्र से निकलती है, और अगर हम ये कहें तो यह जो बहते हुए धारा सरयू में जल जाती है और राप्ती में जाके मिलती है आगे। गोमती गोमत ताल से निकलती है, और ये हरदोई और सीतापुर की सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए लखनऊ, सुल्तानपुर, फिर जौनपुर, उसके बाद गाजीपुर और बिहार में गंगा से मिल जाती है। तो प्रतापगढ़ में जो नदी है वो सही नदी होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो सही है। तो जो सही नदी है, जो सही नदी आप बता रहे हैं या सही नदी आपने किया होगा, वो सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही हैं।
बिल्कुल सटीक हैं। तो सही नदी क्या है, एकदम करेक्ट और सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक वन है, सबसे ज्यादा जंगल हैं, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या मिर्जापुर। क्या है इसका सही आंसर? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो सोनभद्र है। क्या सही आंसर है? सोनभद्र है। आइए एक बार हम समझते हैं, आइए हम एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं इस तरह से, ऐसे। ये उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है, इस जिले को हम कहते हैं सोनभद्र का जिला। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सोनभद्र का जिला। अब सोनभद्र एक तरफ जो है मध्य प्रदेश से कवर्ड है, एक तरफ जो है हम कह दें कि ये झारखंड वाले सीमा से अटैच है, एक तरफ जो है ये छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री बनाता है, और एक तरफ अगर हम ये कह दें तो ये बिहार सीमा से अपनी बाउंड्री बनाता है। अब सोनभद्र जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला एरिया है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला एरिया है सोनभद्र, ऐसे। तो जो भी विद्यार्थी या जो बच्चे सोनभद्र आंसर किए हैं वो सभी सही हैं। हाँ, अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण, अगर यहाँ पर प्रश्न दिया होता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है, तो वहां पे आप लखीमपुर खीरी लगा देते और लखीमपुर खीरी जो है वो सही हो जाता, क्षेत्रफल से जो है ये नंबर 1 पे हो जाता, ये बात सही थी। लेकिन फिर यहाँ बात करते हैं कि सोनभद्र जो है वो क्या है, सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जनजाति या प्रजातियां वहां पर विद्यमान हैं, वो पाई जाती हैं। पीलीभीत नेपाल से अपनी सीमा बनाती है, पीलीभीत से गोमत ताल है, वहां से गोमती नदी निकलती है। मिर्जापुर ये बनारस क्षेत्र के पास, बनारस ना कहें, इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद से जैसे ही गंगा यमुना पार करेंगे, नैनी रेलवे स्टेशन, जिगना नौरैया होते हुए आप मिर्जापुर पहुंच जाएंगे विंध्याचल श्रेणी के फेरे पे, तो वहां पड़ता है ये मिर्जापुर। बर्तनों की बाजार के लिए, मादक व्यसन उत्पादन भांग के लिए यह प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन? मिर्जापुर। लेकिन जो यहाँ सही आंसर था वो आपका क्या था? सोनभद्र। तो जो भी विद्यार्थी हमारे सोनभद्र आंसर किए हैं उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपका एक अगला क्वेश्चन है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, 1975, 1976, 1981 या 1972। क्या इसका सही आंसर है? तो आइए देखिए, इसका जो सही आंसर है वो 1972 है। क्या है इसका आंसर? 1972। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं होगा आपको, और ये चीजें जहां तक एकदम क्लियर होंगी अच्छे से। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगला है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को से जोड़ता है। अब क्या है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को से जोड़ता है। अब मेरठ को किससे जोड़ता है? इसमें तो सिंपल शब्द लग रहा है कि भाई प्रयागराज होना चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा हमारे देश में, उसमें प्रयागराज का उत्तर सही होना चाहिए। लेकिन उसी मार्ग पे आपका कानपुर का हिस्सा भी पड़ेगा, लेकिन लखनऊ वहां पे और ये नहीं पड़ेगा, तो ऐसे में आंसर जो है क्या होना चाहिए? सी। आइए देखें क्या इसका आंसर है। इसका आंसर जो है वो क्या है? ये है। तो यहाँ पे आप भरेंगे प्रयागराज। यहाँ क्या आप भरेंगे? यहाँ भरेंगे प्रयागराज। अब एक बार इसको थोड़ा सा अगर समझ ले मैप के दृष्टिकोण से, तो मैप के दृष्टिकोण में हम क्या देख पाते हैं? ऐसे, अगर हम बात करते हैं मेरठ, तो मेरठ वाला क्षेत्र यहाँ ले लें, मेरठ वाला क्षेत्र, और यहाँ से होते हुए ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र, ऐसे ये। तो ये इस तरह का जो रूट है वो है हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे।
तो इस तरह से है कुछ क्षेत्र, ये गंगा एक्सप्रेस वे ऐसे। तो ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो क्षेत्र है वो इस तरह से है। अब अगले प्रश्न पे हम ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न है, चकेरी हवाई अड्डा चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर, कुशीनगर, मेरठ या वाराणसी? क्योंकि नाम से ही जानते हैं भैया, चकेरी माने कानपुर। कभी भी जैसे कुछ लोकल नाम आ जाए, नौबस्ता है, रामनगर है, किदवई नगर है, काकादेव है, चकेरी है, ये सारे ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो कानपुर में है, तो चकेरी हवाई अड्डा भी कानपुर में होना चाहिए। कुशीनगर में तो अभी नया हवाई अड्डा बना है, इसका नाम है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बनारस में बाबतपुर में हवाई अड्डा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कानपुर होना चाहिए, कुशीनगर, मेरठ और वाराणसी नहीं। आइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? कानपुर है, ठीक है। तो अगर हम कहें चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा तो वो कहाँ पर है? वो है कानपुर में, कानपुर में। जैसे मैं आपको कुछ हवाई अड्डों के नाम बता देता हूँ, जिससे 2-3 नाम आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं होगी। जैसे कभी भी आ जाए चौधरी चरण सिंह, कभी भी आ जाए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, तो आपको लखनऊ का नाम लगा देना है। कभी भी आ जाए बाबतपुर आ जाए तो आपको वाराणसी का नाम लगा देना है। कभी भी आ जाए चकेरी हवाई अड्डा, कभी भी आ जाए चकेरी हवाई अड्डा का नाम आ जाए तो आपको कानपुर लगा देना है। कभी भी अगर मान लेते हैं हिड्डन आ जाए तो आपको गाजियाबाद या उसके बगल में गौतम बुद्ध नगर के पास का हवाई अड्डा आप बता पाएंगे। कभी आ जाए महात्मा बुद्ध तो कुशीनगर का हवाई अड्डा बता देंगे। कभी आ जाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, ठीक है, तो ये अयोध्या में भी प्रस्तावित है, जो ये बनने वाला है, या ये कह दे इस पर कार्य प्रारंभ है लगभग, ठीक है ये। तो इस तरह से आप कुछ याद कर पाएंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप इसको और बेहतरीन जो है करने का प्रयास करेंगे, एकदम सटीक या सही रहेगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ध्यान दें, अगला क्या है? लोधेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लोधेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर, कुशीनगर, बाराबंकी या बनारस? लोधेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर? जब कभी लोधेश्वर मंदिर आपको आए तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, लोधेश्वर मंदिर याद रखें तो सिंपल है, लोधेश्वर के साथ में ही आप देवा शरीफ याद रखें, देवा शरीफ। अब आपको पता है कि जब भी देवा शरीफ कहें तो लखनऊ से जो बाराबंकी रोड गई है, बाराबंकी रोड, उसी रोड के पास में देवा शरीफ का है। जो आगे जाके अगर हम ये कह दें कि अगर ये लखनऊ है, मान लीजिए ये ऐसे लखनऊ है और यहाँ पे बाराबंकी का क्षेत्र है, तो लखनऊ वाले रूट से एक रूट टर्न होकर जाता है और बाद में फिर ये रूट यहीं आके मिल जाता है, तो यहाँ पे पड़ेगा देवा शरीफ। और बाराबंकी में ही आपका क्या है? लोधेश्वर मंदिर भी है, लोधेश्वर मंदिर भी है। तो ऐसे में जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बाराबंकी, मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। यस, बिल्कुल करेक्ट है सी आंसर। जिन भी विद्यार्थियों ने सी आंसर किया था, लोधेश्वर मंदिर के लिए सी आंसर किया था, उन सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। आइए मैं आपको कुछ मंदिरों के बारे में बताता हूँ। जैसे कुछ मंदिर अगर आप जान जाएंगे तो हो सकता है भविष्य में आप उसको कर पाएंगे और वो फेमस हैं, आप उन्हें ध्यान दें। जैसे अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर ये है वाराणसी में। फिर अगर हम बात करते हैं केशव मंदिर, केशव मंदिर ये पड़ता है मथुरा में। फिर अगर हम जैसे बात करते हैं
काशी विश्वनाथ बनारस, केशव मंदिर मथुरा। फिर जैसे बात करें मन कामनेश्वर मंदिर, ये पड़ता है लखनऊ में। जैसे अभी आपने देखा लोधेश्वर मंदिर, ये पड़ता है बाराबंकी में। जैसे कभी आ जाए शीतला माता चौकिया मंदिर या चौकियन धाम कह दें, चौकिया धाम, तो ये आप बताएंगे जौनपुर में। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कभी कनक भवन या राम मंदिर, तो आपको बताना है अयोध्या। तो मैं समझता हूँ इस तरह से अगर आप कुछ याद कर पाएंगे या कुछ चीज़ों को लिख पाएंगे तो चीज़ों को और अच्छे से या और क्लियर कर पाएंगे। तो बच्चों इसको भी आप एक बार देख लेंगे, अच्छे से ध्यान दे देंगे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको चीज़ें जो हैं एकदम क्लियर रहेंगी, कोई डाउट आपको इसमें नहीं रहेगा, चीज़ें और क्लियर अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? उत्तर प्रदेश के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982, 1983, 1984 या 1981? क्या है इसका सही आंसर? वैसे मुझे जहां तक लगता है विद्यार्थियों, इसका आंसर 1981 होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1981। हम अगर बात करते हैं शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो सन 1981 ईस्वी में हुई थी। सन 1981 ईस्वी में हुई थी। और इस परिषद के तहत ही भारत की जो प्राइमरी और मिडिल या अपर लेवल की शिक्षा का विषय है उसमें और अच्छी सुधारात्मक मानक आधार पर तैयारी या बच्चों की शिक्षा पद्धति को और विकसित किया जा रहा है। अभी नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है इसी पे, इस पद्धति को देखते हुए, जिसमें 5-3-3-4 का नियम या फार्मूला अपनाया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि महाविद्यालय में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपको बताना है इसका क्या सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि महाविद्यालय में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या उत्तराखंड है। क्या है इसका सही आंसर? कृषि महाविद्यालय, बात समझे, कृषि महाविद्यालय एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की बात कही है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में एक पहले से कृषि विश्वविद्यालय है, एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि के नाम पे कृषि विश्वविद्यालय है। जैसे आपने पढ़ा होगा आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुमारगंज हलियापुर रोड पर, और ये कहाँ पे है? अयोध्या में है। लेकिन यहाँ पे बात की गई थी कि कृषि महाविद्यालय जो एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में। अब मैं आपसे कहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ये कहाँ पे है, किस जिले में है। ओके बच्चों, और नेक्स्ट वाले क्लास में स्टेट में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपके सामने है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले। अब देखो बलरामपुर मतलब नेपाल बॉर्डर क्षेत्र की तरफ ये पाए जाने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नवनिर्मित थारू संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? देखो भाई, थारू क्या है? थारू उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। सबसे पहले जान लीजिए थारू क्या है। थारू उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है।
उत्तर प्रदेश की ये क्या है, ये एक प्रमुख जनजाति है, और ये जो प्रमुख जनजाति है थारू, ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये बात आपको स्पष्ट है, क्लियर है। अब कहा गया है प्रश्न कि थारू बलरामपुर जिले में एक नवनिर्मित संग्रहालय है। संग्रहालय का मतलब हम कह सकते हैं उसको म्यूजियम है। क्या है, ये एक म्यूजियम है, और इस म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है। अब ये बात हमें पता है या स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जी तो नहीं है, सतीश महाना नहीं, आनंदीबेन पटेल हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो इसका जो सही आंसर है वो योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। आइए देखें, जो सही आंसर है योगी आदित्यनाथ है। ये बेटा आदित्यनाथ, ये क्या है, योगी आदित्यनाथ, तो ये इसका सही आंसर है। आदित्यनाथ है, क्या है सही आंसर, योगी आदित्यनाथ इज करेक्ट आंसर। ओके, अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है। डिजिटल कुंभ संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। डिजिटल कुंभ म्यूजियम हैज बीन प्रपोज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। क्या है इसका सही आंसर। डिजिटल कुंभ संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। क्या है इसका सही आंसर। ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इज अ करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी हमारे उत्तर प्रदेश के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको एक बार बता दूं कि डिजिटल कुंभ संग्रहालय निम्नलिखित में किस राज्य में था, उत्तर प्रदेश था। ये जो कुंभ है, अगर हम कहें तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला भी लगता है, हर 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला लगता है, और कुंभ मेले में होने वाली गतिविधियों पे अध्ययन करना, उनका एक म्यूजियम बनाना, ठीक है, उनसे आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में अवगत कराना, ये एक संग्रहालय का काम होगा, जिसमें म्यूजियम के माध्यम से आने वाले लोग इस बात को समझ पाएंगे या देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ मेला लग रहा है या चीज़ें हो रही हैं। कुंभ का मेला भारत के 4 नगरों पे लगता है। कुंभ के मेले की अगर बात करें तो कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, महाराष्ट्र के नासिक में 2, देहरादून में 3, और अगर हम चौथे की बात करें तो वो क्या है, महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश। इन 4 जगहों पर जो है कुंभ मेला लगता है, और यह राजा विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के समय से प्रारंभ किया गया, हमारे देश में एक ऐतिहासिक धरोहर को दिखाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई मोबिलिटी योजना लागू करने वाला पहला शहर बन गया है। मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई मोबिलिटी योजना लागू करने वाला पहला शहर बन गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ। समझिए, कभी भी अगर हम बात करते हैं ई मोबिलिटी योजना, पहले जान लीजिए ई मोबिलिटी योजना होती क्या है, या इससे हम क्या समझ पाते हैं, क्या है ये। देखिए, ई मोबिलिटी देखिए मोबिलिटी, जा कहीं भी अगर शब्द लग जाता है मोबाइल, तो मोबाइल का मतलब होता है गतिशीलता। मोबाइल का मतलब होता है गतिशीलता। अब ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर हम गतिशीलता लाते हैं या गतिशीलता प्रारंभ करते हैं, तो इसके अंदर हम ये देख पाते हैं क्या, कि किस तरीके से शहरीकरण का विकास हो रहा है। शहरीकरण के विकास को इलेक्ट्रॉनिक पंख देना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको जोड़ने के अंतर्गत ये स्कीम चलाई गई है, जिसमें लखनऊ में इसका संग्रहालय, लखनऊ में हम ये कह दें इसकी योजना लागू की गई है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोर्ट रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
रेल हेरिटेज और रेल पार्क रेस्टोरेंट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आगरा है, बनारस है, कानपुर है या लखनऊ है। तो किस जगह पर रेलवे का हेरिटेज पार्क और रेलवे का एक कोर्ट रेस्टोरेंट बनेगा? इसका सही आंसर है आगरा कैंट। यस, आगरा इसका सही आंसर है। इसका क्या आंसर सही है? तो रेलवे के विकास के लिए रेलवे रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोर्ट रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया। इसका सही आंसर क्या है? आगरा है। तो आगरा मैं समझता हूँ बिल्कुल जो है करेक्ट और सही आंसर है। जो बच्चे आगरा के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आगरा मतलब रेल कोर्ट एवं रेलवे का कोर्ट रेस्टोरेंट है ये बनाया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे या इसको आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? सिंपल सी बात है, आप ये जान रहे हैं सेशन उत्तर प्रदेश का चल रहा है इस समय। तो उत्तर प्रदेश के सेशन के साथ में ये तो कन्फर्म है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स बन चुके हैं। किसके फॉलोअर बन चुके हैं? ध्यान दो भाई, इसमें अगर हम ये कहें कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पीछे किया है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे किया है, नीतीश कुमार को पीछे किया है, शिवराज सिंह चौहान को पीछे किया है, तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। ओके, तो जो बच्चे श्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम किए हैं ट्विटर पे वो बिल्कुल सही हैं। अगर हम बात करें 2 पॉइंट इस पे ट्विटर पे 2.5 करोड़ रुपीस 2.5 करोड़ मत कीजिएगा, रुपीज नहीं फॉलोवर, ठीक है, फॉलोवर सॉरी योगी आदित्यनाथ जी, बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते यातायात को देखते हुए सुपर स्टेट हाईवे का निर्माण किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। क्या इसका सही आंसर है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए सुपर स्टेट हाईवे का निर्माण किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश। क्या है इसका सही आंसर? तो आइए जानें क्या इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बढ़ते यातायात को देखते हुए सुपर स्टेट हाईवे का निर्माण करने की बात कही गई है? इसमें 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश या यूपी। तो यूपी इसका सही आंसर है। भाई आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सुपर स्टेट हाईवे का निर्णय लिया गया है। अभी भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेस वे बने हैं। सबसे अधिक एक्सप्रेस वे वाला जो स्टेट बना है वो उत्तर प्रदेश हमारा बना है। हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे वाला स्टेट अगर मैक्सिमम है तो भी हमारा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है इस समय। तो इस तरह से यूपी सरकार जो है काफ़ी विकास कार्य कर रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अभी उत्तर प्रदेश में एक नया सुपर स्टेट हाईवे बनाने का निर्णय लिया है जिसमें सड़कें जो है बिल्कुल और स्मूथली दिखेंगी, जिसमें गाड़ी 100 120 तो नॉर्मल स्पीड है, लगभग 130 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप रफ्तार पूरी कर पाएंगे। कम समय में अधिक से दूरी आप तय कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश, ठीक है, विकास का बढ़ता हुआ प्रदेश दिख रहा है। अगला ध्यान दिए, हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ BHU इन इंडिया? द रैंकिंग ऑफ रिलीज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 द्वारा जारी रैंकिंग में BHU की भारत में कौन सी रैंक है? पहली, तीसरी, पांचवी या दूसरी? क्या है इसका सही आंसर? अगर हम फिर से एक बार समझें, यहां पे क्या बात की गई है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो भाई 5वीं रैंक है, 5th रैंक है BHU की। अगर हम कहें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू यूनिवर्सिटी संस्कृत ज्ञान की नगरी है, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम शहरों में एक काशी लगभग 4000 साल पुराना शहर है और भारत की संस्कृति सभ्यता विरासत की राजधानी कही जाती है बनारस या काशी नगरी। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई पंत, संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता, सुचेता कृपलानी। यहां बात की गई है उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अगर हम पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री तो पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत हैं। अच्छा, पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत से भी पहले जो ब्रिटिश शासन के दौरान मुगल थे, उन मुगल में भी एक मुस्लिम व्यक्ति भारत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस्ताद मसूद या उस्ताद हसन साहब करके है नाम उनका, मुझे थोड़ा स्पष्ट नाम नहीं है इस समय, लेकिन पहले जो ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे हैं वो जीबी पंत साहब, पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत। और दूसरे जो रहे हैं वो संपूर्णानंद जी रहे हैं, चंद्रभानु गुप्ता जी भी 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पहली अगर महिला की बात करें तो फर्स्ट या पहली महिला जो है मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं, सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो है पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, ये बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं, बनारसी दास किस राजनीतिक नेता थे? बनारसी दास किस राजनीतिक दल से थे? अच्छा, ये जो बनारसी दास है भैया, ये पूरा नाम माफ कीजिएगा मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, पूरा नाम इनका होगा बाबू बनारसी दास। क्या नाम होगा? बाबू बनारसी दास। लखनऊ में बीबीडी ग्रुप है, बीबीडी यूनिवर्सिटी है, अखिलेश दास गुप्ता और ये कह दे विराज सागर दास जो अखिलेश दास जी के पुत्र हैं, और विराज सागर दास जी के ये बाबा हैं बाबू बनारसी दास। बाबू बनारसी दास भारत के, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। और ये किस राजनीतिक दल से थे? ये उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के दल से, बहुजन समाजवादी पार्टी बहन सुश्री मायावती जी, कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस आप तो जान रहे हैं माननीय सोनिया गांधी जी, लेकिन इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी CPI शरद पवार जी की पार्टी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो जनता पार्टी। तो जनता पार्टी के साथ जो भी विद्यार्थी आंसर किए हैं उन सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर बच्चों आपके लिए अगला प्रश्न है, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? अब देखो, मंगल पांडे पे सारे विद्यार्थियों को एक ही बात जल्दी समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि जब भी हम बात करते हैं मंगल पांडे की तो आपको क्या समझ में आता है? पहले मंगल पांडे का नाम सुनते ही दिमाग में 1857 की क्रांति गूंजती है। 1857 की क्रांति में मेरठ की हिंसा समझ में आती है। अच्छा, मेरठ हिंसा में क्या हुआ था भाई? 29 मार्च को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी गोली मार दी और 8 अप्रैल 1857 को ही, ये सब 57 की घटना है, 1857 को ही मंगल पांडे को कोलकाता के बैरकपुर छावनी पे फांसी पे लटका दिया गया। और 10 मई को क्या हुआ? 10 मई को 1857 को लगभग जितने भी हमारे क्षेत्रीय नेता थे उन सभी मिलकर ब्रिटिश हुकूमत का पूरी तरीके से विरोध करना उन्होंने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तो ये घटना हुई थी हमारी किसके? मंगल पांडे को लेकर। फिर दिमाग में आता है कि मंगल पांडे रहने वाले कहाँ से थे? तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वांचल, सबसे पूर्व जिला, जो जिला पड़ता है बलिया, गंगा किनारे। बलिया में भैया बाटी चोखा और मुरई मिलती है खाने के लिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो बलिया होगा। जो भी विद्यार्थी बलिया के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बलिया बिल्कुल सही आंसर है। तो जो विद्यार्थी बलिया कहे होंगे उन सभी का क्या है, एकदम करेक्ट है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया था? कानपुर, मेरठ, वाराणसी, बलिया। कवि वचन सुधा का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया था? अब कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी। कवि वचन सुधा एक क्या थी? एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। कहाँ से किया था आपको वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो काशी, यस काशी मतलब बनारस हो जाएगा। बनारस को काशी भी कहा जाता है। तो काशी से कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया गया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे यहाँ के एक ऐसे महान दार्शनिक थे, एक ऐसे महान विद्वान थे, लेखक थे गद्य साहित्य में, जिन्होंने ये बात कही थी कि भारत के लोग रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, उनको चलाने के लिए एक इंजन की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से हमारे भारत देश के लोगों को, हमारे भारत देश के लोगों को चलाने के लिए जिस तरीके से एक इंजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से भारत देश के लोगों को जाने के लिए सरकार की एक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पड़ती है। तो इस बात को समझाया था, इस बात को बताया था किसने? माननीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था? किया था उन्होंने वाराणसी या काशी से। तो जो विद्यार्थी काशी या वाराणसी आंसर दिए हैं, काशी या वाराणसी आंसर बता रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो क्या है इसका सही आंसर? तो आइए देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश को मतलब हम अगर इस तरह से बनाएं भारत के मैप को, ऐसे अब ध्यान दें क्या बात कही कि चीन के साथ कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा साझा करता है? चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, उत्तराखंड या सिक्किम? यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, एचपी। यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में भैया जस्ट नीचे पड़ता है उत्तराखंड, यूके। इसके बाद यहाँ पे पड़ता है सिक्किम। तो क्या है इसका सही उत्तर? तो आइए जाने इसका जो सही उत्तर है वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ से होते हुए लगभग यहाँ तक, तो इतनी सीमा को बनाता है ये अरुणाचल प्रदेश की। तो सबसे लंबी सीमा होती है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूपेन हजारिका ब्रिज कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड। बिल्कुल सही आंसर है। देखें हाँ, पीछे का आंसर बिल्कुल सही था। भूपेन हजारिका जो पुल है, ये जो ब्रिज है, ये अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है, किस राज्य के साथ में ब्रिज बनाता है? तो देख लीजिए क्या है इसका सही आंसर। अगर हम बात करते हैं भारत में इस तरह से, नॉर्थ
ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। और अगर हम यहाँ कहें ये पड़ता है आसाम का रीजन, और आसाम के क्षेत्र में ही भूपेन हजारिका पुल बनाया हुआ है या बनाया गया है। ये जो पुल है वो यहाँ नदी है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ये इसी नदी पर ये विद्यमान है। तो आपका आंसर जो है वो आसाम होना चाहिए। इसका क्या आंसर होना चाहिए? आसाम आंसर होना चाहिए। तो आइए देखें, यस, आसाम इज द करेक्ट आंसर। आसाम जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी असम के साथ गए थे, असम उन्होंने कहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, गलत नहीं कहा था। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्राचीन भारतीय स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? मुझे याद है कि जब मैंने आपको हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपको जो भी लोकल जगह थी, इनके सभी स्थान थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, चहुंदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, इन सभी के बारे में बताया था। तो फिर आज एक क्वेश्चन आया है वहीं से कि राखीगढ़ी जो है वो किस जगह पर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में है, मतलब यूपी, राजस्थान में है, गुजरात में है या हरियाणा में है। तो मैं समझता हूँ इसका बिल्कुल सिंपल है, आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या है, हरियाणा है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी अगर हिसार की बात, जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करते हैं हड़प्पा, हम बात करते हैं हड़प्पा, माफ करिएगा, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता में जैसे मान लीजिए हरियाणा की बात आ गई, तो हरियाणा में हमेशा आपको हिसार मिले, राखीगढ़ी मिले, तो आपको यही लगाना है। जैसे आपको गुजरात आ गया, तो गुजरात में क्या क्या लोकेशन है, जैसे कभी अगर लोथल आ जाए, जैसे कभी धौलावीरा आ जाए, तो आपको जो है ये लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि कभी आपका राजस्थान का एरिया आ जाए, तो राजस्थान में आपको कालीबंगा लगाना है। क्या लगाना है? कालीबंगा, एक यही। यूपी का आ जाए तो यूपी में आलमगीरपुर लगाना है, आलमगीरपुर लगाना है, ठीक है। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, और हिड्डन नदी के किनारे है। तो ये इस तरह से कुछ प्रमुख बातें हैं जो मैं समझता हूँ आपके इसलिए स्पष्ट है, क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह पंजाब में शुरू हुआ था? गाना सुना होगा कुका कुका तो वैसे आप याद कर पाओगे बालक, बिल्कुल सिंपल है। पंजाब विद्रोह के लिए हमेशा कुका, मोपला चले गए साउथ इंडिया में, संथाली चले गए भारत के मध्य, छत्तीसगढ़ झारखंड साइड में। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा वाला है, पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे और लोग कहते पेड़ ना काटो, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? कूका। तो कूका बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ जो भी विद्यार्थी हमारे कूका आंदोलन के साथ में जा रहे हैं उन्होंने पंजाब में लगाया, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ लीजिए, जो सिख समुदाय था, सिख समुदाय 1980 के ईस्वी के समय हुआ ये था, एक हमारे यहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था भैया, और खालिस्तान की मांग की गई थी, खालिस्तान की मांग की गई, और बाद में उसी के दौरान एक कूका विद्रोह या कूका आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था, तो वो चला था कूका आंदोलन। तो कूका विद्रोह हुआ था इसी समय में, तो यही इसका सही आंसर था, कूका। जो भी विद्यार्थी कूका किए होंगे वो सभी सही है। मोपला बेटा साउथ इंडिया में है, संथाली छत्तीसगढ़ और ये पश्चिम बंगाल रीजन में है, और चिपको जो है ये पेड़ों को ना काटने के लिए, पेड़ की सुरक्षा को बचाने के लिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो सकें और हम पेड़ को क्या करें,
प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए बनाया गया था ये चिपको मूवमेंट। ठीक है, अब आपके सामने अगला प्रश्न है और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भवानी, आलिया बेट, मोर या मांजुली? क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है आलिया बेट। आलिया बेट क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आइए हम जानते हैं पहले आलिया बेट नदी द्वीप कहाँ पर है और ये कैसे विद्यमान है। जैसे अगर हम बात करते हैं भारत की, ऐसे ही है, भारत की ऐसे बात करें तो वैसे अगर हम कहें बालक तो यहाँ पे आलिया बेट की जगह आंसर आपका मांजुली द्वीप होना चाहिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं, एक बार देख लीजिए। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से एक नदी आती है जो यहाँ गिरती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी असम के पास में बनाती है माजुली द्वीप, जो भारत का या विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। कौन सा है ये? नदी द्वीप है। लेकिन अगर हम ये कह दें अमरकंटक से एक नदी निकलती है जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और वो क्या बनाती है? वो बनाती है हमारा आलिया द्वीप। वो क्या बनाती है? आलिया द्वीप। आलिया द्वीप भी काफ़ी बड़ा द्वीप है, छोटा नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये नर्मदा नदी से निर्मित है और ये जो है ब्रह्मपुत्र से है। तो उत्तर जो है डी होना चाहिए इसमें सही आंसर। तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो चुका है। अभी नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।